नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी। ये है दी ललन टॉप .com का न्यूज़ रूम और मेरी बाईं तरफ बैठे हैं एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका नाम है अशरफ वानी। आप में से जो लोग आज तक न्यूज़ चैनल देखते हैं वो आज तक न्यूज़ चैनल की शुरुआत के दिनों से, जब ये वानी साहब मेरे ख्याल से आधे घंटे का प्रोग्राम हुआ करता था, 20 मिनट का, तब से अशरफ वानी जम्मू कश्मीर का ब्यूरो देख रहे हैं आज तक न्यूज़ चैनल के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि ये आईआईटी बीएचयू से बीटेक की पढ़ाई करके निकले और बड़ी प्रतिष्ठा होती है आईआईटी की। तो फिर आप आईआईटी के बीटेक वाले, आज के दौर में तो बीटेक वालों के जोक चलते हैं कि नौकरी नहीं लगती है तो बीटेक वाले कहीं कॉमेडी लिख रहे हैं, कहीं कुछ और। हमारी टीम में कई बीटेक वाले हैं, पर आपके दौर में तो बड़ी प्रतिष्ठा थी बीटेक वालों की, फिर आप जर्नलिज्म में कैसे आ गए? बड़ी प्रतिष्ठा थी, सच आपने कहा कि क्योंकि अगर हम कहें कि मेरी पढ़ाई जब पूरी हुई थी, इनफैक्ट मैंने जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट भी नहीं आया था, मुझे ऑफ़र भी मिली जॉब की। मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की और कई कंपनीज़ ने मुझे ऑफ़र किया कि आप काम कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने 1-2 महीने काम भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि मेरे स्कूली दिनों से ही एक इस तरह का न्यूज़ के साथ एक लगाव था। न्यूज़ के साथ लगाव इन सेंस में ये नहीं था उतना कि मैं रिपोर्टर बनूं या ये बनूं, लेकिन टेलीविज़न और न्यूज़ दो चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी प्रभावित करती थी, पसंद थी। और कहीं ना कहीं जो वो दिल में चाहत थी, तो उसके लिए बहुत बड़ी एक जगह मिली। 90s में हम कहें 95-96 के बीच में, जब कश्मीर में एकदम वैक्यूम था इस चीज़ का। वैक्यूम ये था कि तब आपके लिए इस फील्ड में जाना और इस फील्ड में बहुत आगे जाना काफ़ी आसान भी था, क्योंकि जो मोस्टली जर्नलिस्ट थे कश्मीर में देश के दूसरी जगहों के थे, या कुछ मैक्सिमम जो थे कश्मीरी पंडित थे, तो काफ़ी सारे वहाँ से निकल गए थे। तो वहाँ पर एक इस तरह का स्पेस था। तो मुझे फिर बाई चांस मैं गया, फिर वहाँ पर जो लोग आसपास थे उनको जब प्रतिभा लगी, उनको लगा कि नहीं ये शायद आगे कर सकता है, तो फिर मैं फंस गया या कहीं आ गया, तो तब से मन लग गया। मन लग गया। आप बता रहे थे आईआईटी बीएचयू में पढ़ने के दौरान आपने हिंदी सीखी और आज अखबार पढ़ा जहां पर पहली मर्तबा मिलिटेंसी के बारे में पढ़ा। क्या था वो दौर? बड़ा दिलचस्प दौर है। मुझे कभी कभी वो दिन याद आते हैं और मुझे दो ऐतिहासिक जो राजनीतियाँ देश में घटी हैं वो आ रही है। एक तो मुझे याद है, मैं बनारस में पढ़ाई कर रहा था, तो एक दिन मैंने अखबार पे एक फ़ोटो देखा जिसमें लालू यादव गंगा के किनारे पे कुछ दलितों को नहा रहा था। तो तब लालू यादव इतना फेमस नहीं था, तो फिर मेरे को तस्वीर में काफ़ी रुचि बढ़ी। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो था, आज अखबार पे, हिंदी अखबार यूपी में काफ़ी ये था, उसकी हमारे हॉस्टल भी आता था वो अखबार। तो उस तस्वीर को मैंने देखा, फिर मैंने किसी से पूछा कि ये कौन है, क्या है। मेरे साथ ज़ाहिर है स्टूडेंट्स बिहार से भी थे, पटना से भी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से कोई नेता है वहाँ पर ये कर रहा है, तो इस तरह से। तो तब मैं उसकी काविश पकड़ गया था कि ये बंदा किस तरह से ज़मीन से जुड़ रहा है। तो फिर वो साबित हुआ आगे आने वाले सालों में, फिर वो स्टार बना, अभी चर्चे हैं ही लालू यादव के। दूसरी बात, मुझे कश्मीर में उतना ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि मैं पढ़ाई में व्यस्त था कि राजनीति क्या हो रही है वहाँ पर, क्या नहीं हो रही है। लेकिन मुझे याद है कुछ दिन, मतलब 88 या 89 में मुझे कभी, क्योंकि उस दिन तो टेलीफोन की फैसिलिटी इतनी नहीं थी, तो घर से रब्ता उतना ज़्यादा नहीं होता था टेलीफोन पे। इनफैक्ट था ही नहीं कश्मीर में, लिमिटेड लोगों के पास लैंडलाइन फैसिलिटी थी। तो और अगर आप भी 80s या 90 की बात करें तो टेलीफोन पर बात करना तो डेड इम्पॉसिबल होता था आम लोगों के लिए, वो भी छात्रों के लिए चिट्ठी आया करती थी, वो ये एक साधन था। तो तब मुझे उस यूपी के उस अखबार में 1-2 बार एक खबरें मिली कि वहाँ पर श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ, श्रीनगर में एक जगह फायरिंग हुई। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट था, क्योंकि जो मेरी एज में कभी हुआ नहीं था। तो उसी बीच में धीरे धीरे पता चला कि इस तरह से लोग जा रहे हैं। मैं छुट्टी पे घर जा रहा था कि लड़के जा रहे हैं, वो पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, आ रहे हैं वापस। हमारे गांव में भी कुछ 20-30 लोग गए थे। आसपास के गांव से भी पता चल रहा है, बड़गाम के आसपास हाँ, नहीं, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। छोटा सा गांव है, आबादी 5000 है। हमारे गांव से 30 लड़के गए थे सीमा पार करके मिलिटेंट बनने के लिए। तो ये एक जगह की कहानी नहीं, हर जगह की कहानी थी। यहाँ तक कि कश्मीर में ये कहा जाता था कि कुपवाड़ा तक बस जाती है लाल चौक से, 2 घंटे में बॉर्डर क्रॉस करके ट्रेनिंग कैंपस में पीओके में पहुंच जाते हैं कश्मीर के लड़के। तो सब हर एक, मतलब उस जनरेशन के लिए एक नया ही चीज़ था। जा कर रहे हैं, किस लिए जा रहे थे। फिर वहाँ से जब
ये युवा आने शुरू हो गए, काफ़ी सारे मेरे कोलीग्स भी कुछ थे, जब वो आने शुरू हो गए तो फिर उनसे लोग चर्चे कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि वहाँ किस ले गए, क्या किया, क्या सिखाया जाता आपको। आपके स्कूल के दोस्त भी थे उसमें? बहुत सारे, बहुत सारे। क्या बहुत बताया सारे। उन्होंने? तो हम गए वहाँ पर, इतने दिन ट्रेनिंग की, कैंप वहाँ पर है, वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो गई। अब वहाँ पर हमें ट्रेनिंग कराते हैं 3 हफ्ते 4 हफ्ते, उसके बाद हमें एक AK-47 और उसका एम्यूनिशन देते हैं। तब तो बड़े हथियार भी आते थे। तब जो LOC है, जिसको आप लाइन ऑफ कंट्रोल कहें, वो तब इतनी सुरक्षित या इतनी सिक्योर नहीं थी जितनी आज है। तब कई सारे लोग थे, सुबह जाके जम्मू कश्मीर के इसी इलाके से, चाहे कुपवाड़ा हो, हंदवाड़ा हो, जो बॉर्डर के साथ पुंछ हो, रजौरी हो, इलाके पड़ते थे, जाके वहाँ से बाज़ार से घूम के वापस आते थे मुजफ्फराबाद में। इतनी नज़दीक वो जगह है और इतना कम सेना का और सुरक्षा का उस पर हाल था। तो ओपन बॉर्डर थी, हम कह सकते हैं ओपन बॉर्डर थी। 1-2 जगह पर चेक पोस्ट्स थे, कोई फेंस नहीं थी, कोई तार नहीं थी, नज़दीक डिप्लॉयमेंट नहीं थी। तो इसलिए उस दौर में, उस वक्त काफ़ी आसान था आना जाना, सीमा पार, यहाँ से पाकिस्तान जाना, जम्मू कश्मीर से, और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर आना। तो उस पीरियड को भी हमने फिर महसूस किया और देखा। मानी साहब, आप 80 के दशक का बिल्कुल लास्ट बता रहे हैं, जब JKLF बनी थी, रूबिया सईद का किडनैप भी हुआ था। आप तो तब पढ़ाई कर रहे थे BHU में, पर बाद में चूंकि आप जर्नलिस्ट रहे तो आपने उस दौर की और भी कहानियाँ सुनी होंगी। 1987 में इलेक्शन हुआ था, जिसमें कई लोग चुनाव लड़े थे और कहा गया कि कांग्रेस ने जम के धांधली करवाई और कई लोगों को हरवा दिया चुनाव, और इसकी वजह से एकदम से मिलिटेंसी बढ़ गई। ऐसा ही एक आदमी था सैयद सलाहुद्दीन, जो विधायक बनना चाहता था भारत सरकार के तहत काम करने वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा का, लेकिन उसको हरवा दिया गया, वो चला गया। आप कभी सैयद सलाहुद्दीन से मिले हैं? कई बार मिला। जब वो ख़ास तौर से जब जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी शुरू हुई, तो उस शुरुआती दौर में सबसे बड़ा नाम जो है वो सैयद सलाहुद्दीन का था। वो 90s में मैंने, क्योंकि वो बडगाम ज़िले से ही है, जिस ज़िले से मेरा संबंध है, तो इनफैक्ट वो युवाओं की, तब तो यंग था वो, युवाओं की एक टोली लेके चलता था एक जगह से दूसरी जगह। तो एक सीधे वो ग्राउंड कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का। और हिजबुल मुजाहिदीन शुरू से ही सबसे बड़ा संगठन रहा है मिलिटेंसी में, कश्मीर के जितने भी मिलिटेंट्स की बात करें। JKLF वगैरह से भी बड़ा? हाँ, उसकी वजह है, क्योंकि एक तो जो स्ट्रक्चर है इसका हिजबुल मुजाहिदीन का, वो सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक इसमें है, उसके पीछे एक संगठन जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर जो है, वो एक पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन उसके साथ जुड़ा रहा है हमेशा से, नंबर 1। नंबर 2, उसकी बात ये थी कि जो जमात इस्लामी है उसका पाकिस्तान में भी एक अच्छा खासा एक पकड़ है। उस बीच जब जो लड़के हिजबुल मुजाहिदीन के साथ प्रशिक्षण के लिए जाते थे या प्रशिक्षण के करके वापस आते थे, उनके उस ऑर्गेनाइजेशन में एक किस्म का एक चेक एंड बैलेंस था। मतलब कौन कमांडर बनेगा, कौन किसके अंडर काम करेगा, तो वो एक डिसिप्लिन था उस संगठन में, जो बाकियों में मिस था। बाकी तो जो चाहे JKLF हो या बाकी जो संगठन पाकिस्तान बैक थे, चाहे जैश था, लश्कर तैयबा था, उनमें वो चीज़ नहीं थी जो इसमें थी। तो डिसिप्लिन्ड एक संगठन था। शायद वही वजह है कि सब इतने सारे संगठन ख़त्म हो गए या उन्होंने छोड़ दिया। ये संगठन तब से अब तक फ़िलहाल चल रहा है और अभी भी कश्मीर में सबसे बड़ा मिलिटेंट संगठन। और बताइए कुछ सैयद सलाहुद्दीन बारे में। लोगों को बड़ी दिलचस्पी, लोग गूगल करते हैं, उसके अभी के वीडियो देखते हैं, मगर उस दौर में तो इतने वीडियो सैयद सलाहुद्दीन को अगर मैंने काफ़ी करीब से, मैंने जैसे आपको कहा, मैं यहाँ भी मिला उससे, कुछ साल पहले भी मिला, पाकिस्तान में भी मिला, कश्मीर में भी मिला, उसको सुना भी है। वो बुनियादी तौर पर वो एक टीचर है, तो वो पढ़वाता था। उसके बाद फिर क्योंकि जो मस्जिद, मिलिटेंट बनने से पहले अध्यापक थे। अध्यापक के बाद उनका जो रहा है वो फिर प्रीचर थे। प्रीचर में मतलब वो नमाज़ पढ़ाते थे। नमाज में जो इमाम होते हैं किसी भी मुस्लिम मस्जिद में, ख़ासतौर से कश्मीर की मस्जिदों में ये होता है कि वो फिर वहाँ पर प्रीच करता है, स्पीचेस देते हैं, या धार्मिक हो या कुछ हो, तो फिर उसका सिलसिला वो श्रीनगर में चलता था, पटमालू के इलाके में। 80s में जब वो, उसी बीच में काफ़ी सारे फॉलोवर उसके बने, जिनमें यासीन मलिक भी था, और जिनमें सबसे पहला जो कश्मीर में युवक जो मिलिटेंसी में आए, चाहे इशफाक मजीदवानी का नाम आता था, एजाज डार का नाम आता था, मुश्ताक जरगर का नाम आता था। ये सब लोग जो हैं सैयद सलाहुद्दीन के किस्म के फॉलोवर थे अगर वो था। और जो आपने इलेक्शन की बात की, 87 का जो चुनाव हुआ, वो काफ़ी दिलचस्प चुनाव था। कश्मीर में काफ़ी सारे चुनावों में उतनी दिलचस्पी लोगों की पहले नहीं रही है, क्योंकि एक ही वन मैन पार्टी अब्दुल्ला फैमिली थी, शेख अब्दुल्ला का नाम था। और शेख अब्दुल्ला के बाद फिर शेख अब्दुल्ला ने काफ़ी दहाइयों तक जो है जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति को अपने
अपने इसमें रखा है और लोग उनका समर्थन भी उनको उतना बराबर मिला है। लेकिन शेख अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद जब फारूक अब्दुल्ला के पास सरकार आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दो डटे हुए, एक तरफ से फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला का बेटा, दूसरी तरफ से उनका दामाद मिर्जा नहीं उनका दामाद गुलाम मोहिउद्दीन शाह जो चीफ मिनिस्टर, जो थोड़ी देर चीफ मिनिस्टर बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जो जिन्होंने फाड़ दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को। कुछ विधायक उनके साथ तभी पहले दल बदल हुआ था जम्मू कश्मीर में ही 89 में, जब उनके कुछ निकल गए विधायक और उन्होंने फिर इसको मुख्यमंत्री खड़ा कर दिया गुलाम मोहिउद्दीन शाह को, अब वो नहीं रहे। तो उस बीच जो कश्मीर में एक विपक्ष की, जो हम कहें विपक्ष की एक धारा जो थी वो संगठित हुई। तो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF, तब मुझे याद है 87 का जो चुनाव हुआ था, MUF के नाम से उन्होंने एक महागठबंधन बनाया। उसमें सभी लोग ये जो विपक्ष के थे, चाहे सैयद अली शाह गिलानी हो जो तब जमात इस्लामी के पार्टी चलाते थे, अब्दुल गनी लोन जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो अभी भी है, उनका बेटा सजाद लोन अब इस सरकार में मिनिस्टर है। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस दूसरी एक विपक्ष की पार्टी थी। तीसरी विपक्ष की पार्टी थी एक जो कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर कई सारी छोटी छोटी पार्टियां थी। ये सब शब्बीर अहमद शाह भी था। शब्बीर अहमद शाह तो उसके भाई ने चुनाव लड़ा, खुद तो उसने नहीं लड़ा, वो तो बाद में आया। तो उसका भाई था उस चुनाव में खड़ा, जो इस बैनर के तले लड़ा गया, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, MUF नाम है। और दिलचस्प बात यह है, उनका जो चुनाव चिन्ह था वो वही चुनाव चिन्ह है जो इस वक्त PDP के पास है, जो महबूबा जी की पार्टी है, महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP, उनका चुनाव चिन्ह भी वही था, तख्ती दवात और कलम दवात सिंपल, और कलर जो फ्लैग का था वो ग्रीन था। जो फिर ये आपको आगे बातचीत आपको राजनीति समझ आ जाएगी। तो वही चिन्ह PDP ने जब पार्टी बनाई इस्तेमाल किया, और वही रंग झंडे का PDP ने इस्तेमाल किया, जो MUF जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, जिसमें सैयद सलाहुद्दीन भी एक प्रत्याशी था। तो उन्होंने चुनाव लड़ा, तो मैंने तो वोट नहीं डाला, लेकिन सुना मैंने कि जम के उनके फेवर में वोट पड़ी। लोगों को गुस्सा था अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ, और कांग्रेस जो गठबंधन सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन, उसके खिलाफ उन्होंने वोट किया लोगों ने। तो जहाँ तक मेरी भी काफ़ी सारे लोगों से बात बाद में भी हुई, तब भी जब इलेक्शन खत्म हुई थी, तो कह रहे हैं कि सीधे की जीत जो है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जीत रहा था। कश्मीर की अधिकतर सीटों पर उसकी जीत हो रही थी। लेकिन उस बीच जो बड़े बड़े नेता थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको जब ये भनक लगी, क्योंकि तब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम नहीं था, कागज़ पे वोट डाले जाते थे, काउंट होते थे बिना किसी को दिखाए, लोगों को इस तरह की आज़ादी नहीं थी सब देखने की। तो उनको जब भनक हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को कि हम हार रहे हैं, तो उन्होंने पूरा वो सिस्टम जो है चेंज करवाया, उन्होंने वोट चेंज करवाए, नए फर्जी वोट लगवाए, दाल दी हुई। तो उस बीच जो है जीत कर भी सलाहुद्दीन को ऐलान किया गया कि उसने हार लिया। बटमालू की विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहा था, और उनके मुकाबिल जो थे गुलाम मोहिउद्दीन शाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता, तब चुनाव लड़ रहे थे। तो तभी से एक फाड़ बन गया कश्मीर में, गुस्सा आ गया कि स्टेट के खिलाफ बिल्कुल। और उसी गुस्से को जमकर फिर इन लोगों ने ISI ने इस्तेमाल किया, और इन लोगों को जो है, इन लोगों को कहा कि कैसे संपर्क हुआ ISI का इनके साथ कि नहीं, आपके खिलाफ इतना कुछ जुल्म हुआ है, इतना ये हुआ है, आप अगर चाहेंगे आप इस तरह से आर्म स्ट्रगल कर सकते हैं खड़ा, जो भी आपको होगा तो होगा। और पहला बैच जो था सिर्फ 7 लोगों का गया है POK, उसमें यासीन मलिक, मुश्ताक जरगर जो अलमर के चीफ रहे, और इशफाक मजीद वानी, और ये है अपना अब्दुल हमीद और एजाज डार। ये 7 लोग गए जो सबसे पहले वहाँ POK गए, और उनको फिर वहाँ पर लोगों ने जगह भी नहीं दी थी इनको वहाँ पर। वो यासीन मलिक ने मुझसे भी कहा है कि जब हम पहली बार वहाँ गए तो वहाँ पर लोगों ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया POK में, तो हमें कोई एस्टेब्लिशमेंट भी जगह नहीं दे रही थी। तो वो नेता जो है नवाज शरीफ की पार्टी का, अभी उसने फिर हमें अपने फार्म हाउस में रखा, कहा कि यहाँ बैठो, तो मैं आगे आप करो बात क्या करना है आपको, कहा कि फिर हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर पाकिस्तान में पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट हुआ कश्मीर के युवकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, आर्म्स सप्लाई प्रोग्राम। तो फिर ये सिलसिला करीब 87 से 90 नवाज शरीफ उनके खास मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, मुश्ताक जरगर का जिक्र आया। कुछ आतंकवादी हैं जिनको वहाँ पर कश्मीर में एक बड़ा तबका बहुत ही लीडर के तौर पर, आइकन के तौर पे देखता है।
मसूद अजहर और हाफिज सईद के बारे में क्या सोचना है ज़्यादातर लोगों का, क्या परसेप्शन है? आपकी मुलाकात हुई उनसे? हाँ, मैं सबसे मिला हूँ। अच्छा, तो हाफिज सईद के बारे में बताइए। पहले मैं हाफिज सईद से पहले मैं हाफिज सईद तो बाद में तस्वीर में आया। पहले मैं आपको देश का जो ये मौलाना मसूद अजहर है उसके बारे में बताऊँ। जी, मसूद अजहर। मौलाना मसूद अजहर जब कश्मीर सबसे पहले कश्मीरी तब जब 90s में कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई तो पाकिस्तान के पूरे मुल्क में ये एक इसमें जिस तरह से अफ़गानिस्तान में जहाद चल ही रहा था जो अमेरिका स्पॉन्सर्ड था, जिसमें अमेरिका की पूरी भूमिका थी, रशिया के खिलाफ जो जहाद चल रहा था, तो उस बीच पाकिस्तान के कई जो प्रांत है वो प्रभावित हो चुके थे अफ़गानिस्तान जहाद से। तो अफ़गानिस्तान में जो जहाद अमेरिका स्पॉन्सर्ड था और जिसमें अमेरिका की बैकिंग थी रशिया के खिलाफ, उसमें धन हथियार सब कुछ अमेरिका से जाके पाकिस्तान जाता था और पाकिस्तान ही मेन एक देश था जो अफ़गानिस्तान में रशिया के खिलाफ जहाद को मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग, हथियार, पैसा, पूरा वो ISI पूरा सब करता करता था। तो उस बीच फिर जब जहादी हर जगह से आते थे, पाकिस्तान रूट ही था, चाहे उसमें उसामा हो, बाकी जो विदेश यहाँ से अलग अलग कंट्रीज से आ रहे थे, खासतौर से गल्फ़ कंट्रीज से और सऊदी अरबिया से। तो उस बीच फिर ये एक कुछ ऐसे बना, ये एक मतलब एक ना एक पूरे तरह से एक बिजनेस टाइप भी कहें हम या एक संगठित टाइप कहें कि एक ना वो एक इसमें कंपटीशन टाइप सा लग गया, अलग अलग बीच में कौन आगे है कौन पीछे है, किसके पास सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में था ही। और जब उनके लिए ज़मीन खुल गई कश्मीर में 89 में हम कहें या 87 के बाद 88 में, तो उसको पाकिस्तान के जो लोग जहादी थे उन्होंने कहा कि हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो दो तीन संगठन तब बने। एक तो हिजबुल मुजाहिदीन तो लोकल था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट लोकल था जिसमें कश्मीरी युवा ज़्यादा थे। फिर पाकिस्तान से भी कुछ संगठन जिन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया, जिसमें जैसे लश्कर तैयबा 90s में बना, वो 93 या 94, और जैश उसके बाद बना 97 या 96। हाँ, तो ये फिर अलग अलग संगठन बने। अलउमर था जो मुश्ताक जरगर का था, वो तो JKLF का था, उनके साथ बनी नहीं, तो उसने अपना अलग संगठन अलउमर बनाया। तो इसी तरह काफ़ी सारे 30-35 संगठन कश्मीर में आए, जिसमें लोकल जो थे 2-4 थे और बाकी सब जितने भी थे पाकिस्तान और ISI प्रायोजित थे। तो उसमें जो ये मौलाना मसूद अजहर ये पहले कश्मीर में इसको ये किसी जहादी संगठन के साथ जहाद के लिए आया, जो ये अपनी ये पाकिस्तान से हमारे हिस्से में आया। तो कश्मीर में इसने ऑपरेट किया, 3 महीने था कश्मीर में। इनफैक्ट इसकी गिरफ्तारी भी कश्मीर में ही हुई। अच्छा। तब ये श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में, जामिया मस्जिद इलाके में ऑटो में घूम रहा था। तब इतना सिक्योरिटी का जो ग्रिप है कश्मीर में इतना नहीं था, ना इतने फोर्सेस थे, ना इतनी सेना थी, ना इतनी इंटेलिजेंस थी, ना इतने एवेन्यूज़ थे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कि वो कोई बड़ी कार्रवाई मिलिटेंसी के खिलाफ या मिलिटेंट्स के खिलाफ करें। तो उसका उदाहरण कई हैं। उसमें अगर आप ऑपरेशन मस्तगुल याद करें, चरार शरीफ में जो हुआ था, मेरी आग लगा दी गई थी। हाँ, तो उसमें भी काफ़ी मतलब महीनों को सोचना पड़ा, तो फाइनली पैसेज दिया गया उसको मस्तगुल को, वो वहाँ उस ज़ियारत से निकल गया। क्या हजरत बल के उदाहरण की वजह से? हाँ, हजरत बल की वजह से, और हजरत बल में भी हुआ वो। तो उस बीच क्या है, मौलाना मसूद अजहर कहीं घूम रहा था, किसी को शक हो गया ये क्या है, तो फिर उन्होंने इसको पकड़ा, देखा पाकिस्तानी है, हथियार उसके पास है, तो ही वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया। तो तब ये किसी को भनक भी नहीं हुई ये कितना बड़ा बंदा है या इसके दिमाग में क्या है, क्या, तो वो किसी को एहसास नहीं था। तो उसको जेल में रखा गया। लेकिन फिर तब लोगों को इस पर ध्यान गया जब फिर उस कंधार हाईजैक में उसको रिलीज करने के लिए तब वो भी जरगर को और मसूद अजहर को और तीसरा जो था ये था जो डैनियल पेरेल के हत्या में शामिल था, शेख उमर। हाँ, शेख उमर, बिल्कुल आपको सही याद है। तो इन 3 लोगों को जो है तब छुड़ाया गया था। तो उसके बाद फिर इसने अपना जो मौलाना मसूद अजहर ने है, क्योंकि उस मौलाना मसूद अजहर में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि उसमें क्या एक उसकी एक पावर क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, चाहे वो इंडिया में हो, कश्मीर में हो या पाकिस्तान में हो, उनको भड़काने में और उनको ये करने में, रेडी करवाने में, जहाद करने के लिए उसके पास प्रोपेगेंडा की बहुत जरूरी मशीन है, बहुत बड़ी स्पीच देता है, लोगों को भावों को उत्तेजित करता है कि जाओ और ऐसे कश्मीर में लड़ाई लड़ो। वो सबसे बड़ा कोई प्लस पॉइंट है और जिसका जम के उसने इस्तेमाल भी किया और जिसका उसने रिजल्ट भी दिखाया। अगर रिलेटिवली हम कंपेयर करें सैयद सलाउद्दीन और मसूद अजहर की वीडियो, तो सैयद सलाउद्दीन बहुत ही
माइल्ड मैनर्ड नज़र आता है ना बिल्कुल। मसूद अजहर के मुकाबले में। तो आपकी मुलाकात फिर मसूद अजहर से कब कहाँ हुई थी? जब वो जेल में था? जब जेल में था, श्रीनगर में जेल में था, उस दौर में टीवी का उतना ज़्यादा नहीं था। किसी ने मुझे कहा कि उसका एक ऐसे हम पुलिस ने वहाँ बोला कि जेल में हमने इसको पकड़ा है तो आप बात करना चाहेंगे, बट वो तब भी टीवी पे ऑन कैमरा आने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन उसको जानकारी बहुत थी इंडिया के मीडिया के बारे में। तब भी मैं 95 की बात, तब आप किसी अखबार में 96 थे? नहीं, मैं दूरदर्शन में काम करता था। दूरदर्शन में थे। तो उसमें तब उसने कहा कि मीडिया के बारे में उसको जानकारी थी, कहाँ क्या चल रहा है, कौन मीडिया है, प्राइवेट क्या है। तो तब भी उसने पूरी तरह से इनकार किया कि मैं ऑन कैमरा बात नहीं करूँगा। लेकिन पूछा क्योंकि उस वक्त में उस स्टेज में मुझे भी लगता है कि उसको इंडिया के बारे में, इंडिया के शहरों के बारे में, यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी जानकारी थी। तो जो भनक नहीं थी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कि इसके पास इतना कुछ पता है, और ये वो भी पता नहीं है वो कितने और एरियाज़ में इंडिया में घूमा था तब तक 95 में, कहाँ कहाँ से कब। और यहाँ तक कि अब तो फिर सिक्योरिटी रेवलेशन में ये साफ़ हो गया था कि वो पूरे जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे आया था। यहाँ पर आके फिर गुजरात सब जगह पे घूम के फिर फाइनली कश्मीर को आ गया था। अच्छा। लीगल तरीके। हाफिज सईद से हमारी पहली मुलाकात जो है, हाफिज सईद से 2000 में जब हमारा चैनल यहाँ बना आज तक। तो इनफैक्ट हम पहले चैनल थे, मैं और पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इंटरव्यू किया था और दोनों साथ गए थे जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का मुजफ्फराबाद में हुआ था? नहीं, हमारा इंटरव्यू इस्लामाबाद में उनसे हुआ था। इस्लामाबाद में। और तब लश्कर तो बहुत मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी और उनके पास रिक्रूट्स जो थे बहुत ज़्यादा थे। लश्कर तैयबा तो तब बना ही था। इसमें जो पाकिस्तानी पंजाब का प्रांत है उसमें से लगातार धड़ाधड़ हर रोज़ दर्जनों में युवा आके इस तंजीम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को दर्ज कर रहे थे, और उनको लाने में हाफिज़ सईद का बड़ा हाथ होता था। यहाँ तक कि जब उनसे हमारी मुलाकात हुई उस दिन भी वो एक जगह पर जहाद रैली कर रहा था इस्लामाबाद के पास ही। और वहाँ पर जो है हमने खुद उसमें, क्योंकि वो हमने कैमरे में कैद नहीं किया, लेकिन हमने खुद देखा कि एक लोग थे उसके सामने। तो वहाँ पर वो मेरे को भाषण के अल्फाज भी याद है। हाफिज़ सईद उन लोगों से कहता है कि काफ़ी महिलाएं वहाँ थी, उनसे कहा उसने कि क्या आप मेरे लिए एक बच्चा देंगे, हमें कश्मीर को आज़ाद कराना है। कई सारी मेरे सामने कई सारी महिलाएं उठी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा, मैं अपना बेटा देती हूँ, मैं अपना बेटा देती हूँ। तो फिर दूसरी तरफ से कुछ लड़के आए भी, हमने वो आंखों से देखा है, कुछ लड़के आए और वो एक साइड में एक टेंट एक लगा हुआ था, उसमें बैठ गए। तो बाद में फिर हमने पता किया कि ये लड़के कौन है। कह रहे हैं कि बस ये तो अब जहाद के लिए निकल गए हैं, जो जैसे उनको कहा है हाफिज़ सईद ने, अब उनको जाके ट्रेनिंग के लिए ले लेंगे पीओ के, और वहाँ से ट्रेनिंग करवा के कश्मीर भेज देंगे। तो ये वो दौर था जब हमारी बातचीत उससे हुई थी। तो लेकिन पहले उस ज़माने में उतना ज़्यादा स्पीकर नहीं था हाफिज़ सईद। हाफिज़ सईद के पास मौलाना मसूद अजहर की तरह एक ही ताकत थी, टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर यूथ टुवर्ड्स जहाद। दैट वाज हिज, वो उसके पास, इसीलिए आईएसआई ने इनमें इतना इन्वेस्ट किया। तो वो था उसके पास, और लोग उसको आंख बंद करके मानते थे, वो जो कहता था सच मानते थे, और उसको डोनेट करते थे या बेचते थे अपने युवा बच्चों को उसके साथ, इनोसेंट लोगों को। वो जाके फिर आके कश्मीर में, और यही वजह है कि अगर हम अभी भी इस वक्त भी पाकिस्तान में देखें, कई सारी जगहें वहाँ पर ऐसी हैं जहाँ एक टाउन में, खासतौर से मैं आपको एक एरिया बताऊँगा पाकिस्तान में, जंग, एक छोटा सा कस्बा है पंजाब में। 200 यूथ्स उस जंग के टाउन के जो मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में। एक ही मतलब छोटे से एक टाउन के 200। क्या उनके दिमाग में भरा जाता है? वो पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर से उनका कोई सीधे लेना देना नहीं है। ये लोग कैसे भड़काते हैं? क्या लोभ होता है कि वो यहाँ आकर लड़ते हैं और हमारे सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं, आतंकवादी कार्रवाइयाँ करने आते हैं? मतलब एग्जैक्टली क्या है? ये तो दुनिया में कोई नहीं समझ रहा है। ये प्रॉब्लम अब जम्मू, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में या कश्मीर की नहीं रही है, ये वर्ल्ड लेवल की है। आतंकवाद मतलब ये वर्ल्ड इशू है, दुनिया भर में यही इशू है। अब आखिर मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं आखिर क्या चीज़ है जो किसी युवा को, अब छोड़ दीजिए, अब हमारे देशों में ये है। अगर हम अब यूरोप की भी बात करें, आखिर वहाँ पर कोई ये एसेस कर पाया कि क्या हुआ कि कोई अच्छी सेटअप में रहता है, उसके पास ज़िंदगी की हर एक ऐश आराम है, वो इतना कम पढ़ा लिखा या कम समझ भी नहीं है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, फिर भी वो निकलता है और
आईसिस का और आतंकवादी बन जाता है या बन जाता है। तो ये एक ग्लोबल इशू है। तो जो समझना मेरे ख्याल में अभी तक लोग या अभी तक जो थिंक टैंक्स है या जो ये हैं वो समझ नहीं पा रहे आखिर है क्या ये, इसको इसका इलाज क्या है। यहाँ बना आज तक तो इनफैक्ट हम पहले चैनल थे, मैं और पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इंटरव्यू किया था और दोनों साथ गए थे जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहाँ, मुजफ्फराबाद में हुआ था? नहीं, हमारा इंटरव्यू इस्लामाबाद में उनसे हुआ था। इस्लामाबाद में। और तब लश्कर तो बहुत मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी और उनके पास रिक्रूट्स जो थे बहुत ज़्यादा थे। लश्कर तोयबा तो तब बना ही था। इसमें जो पाकिस्तानी पंजाब का प्रांत है उसमें से लगातार धड़ाधड़ हर रोज़ दर्जनों में युवा आके इस तंजीम को, इस ऑर्गेनाइजेशन को दर्ज कर रहे थे और उनको लाने में हाफिज़ सईद का बड़ा हाथ होता था। यहाँ तक कि जब उनसे हमारी मुलाकात हुई उस दिन भी वो एक जगह पर जहाद रैली कर रहा था इस्लामाबाद के पास ही। और वहाँ पर जो है हमने खुद उसमें, क्योंकि वो हमने कैमरे में कैद नहीं किया, लेकिन हमने खुद देखा कि एक बड़ा एक लोग थे उसके सामने। तो वहाँ पर वो मेरे को भाषण के अल्फाज भी याद है। हाफिज़ सईद उन लोगों से कहता है कि काफ़ी महिलाएं वहाँ थी, उनसे कहा उसने कि क्या आप मेरे लिए एक एक बच्चा देंगे, हमें कश्मीर को आज़ाद कराना है। कई सारी मेरे सामने कई सारी महिलाएं उठी वहाँ पर, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा, मैं अपना बेटा देती हूँ, मैं अपना बेटा देती हूँ। तो फिर दूसरी तरफ से कुछ लड़के आए भी, हमने वो आंखों से देखा है, कुछ लड़के आए और वो एक साइड में एक टेंट एक लगा हुआ था उसमें बैठ गए। तो बाद में फिर हमने पता किया कि ये लड़के कौन है। कह रहे हैं कि बस ये तो अब जहाद के लिए निकल गए हैं, जो जैसे उनको कहा है हाफिज़ सईद ने, अब उनको जाके ट्रेनिंग के लिए ले लेंगे पीओ के और वहाँ से ट्रेनिंग करवा के कश्मीर भेज देंगे। तो ये वो दौर था जब हमारी बातचीत उससे हुई थी। तो लेकिन पहले उस ज़माने में उतना ज़्यादा स्पीकर नहीं था हाफिज़ सईद। हाफिज़ सईद के पास मौलाना मसूद अज़हर की तरह एक ही ताकत थी, टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर यूथ टुवर्ड्स जहाद। दैट वाज हिज, वो उसके पास, इसीलिए आईएसआई ने इनमें इतना इन्वेस्ट किया। तो वो था उसके पास और लोग उसको आंख बंद करके मानते थे, वो जो कहता था सच मानते थे और उसको डोनेट करते थे या बेचते थे अपने युवा बच्चों को उसके साथ, इनोसेंट लोग उनको वो जाके फिर आके कश्मीर में। और यही वजह है कि अगर हम अभी भी इस वक्त भी पाकिस्तान में देखें, कई सारी जगहें वहाँ पर ऐसी हैं जहाँ एक एक टाउन में, खासतौर से मैं एक आपको एक एरिया बताऊँगा पाकिस्तान में, जंग, एक छोटा सा कस्बा है पंजाब में, 200 यूथ्स उस जंग के टाउन के जो हैं, जो मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में। एक ही मतलब छोटे से एक टाउन के 200। क्या उनके दिमाग में भरा जाता है? वो पाकिस्तान के पंजाब के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर से उनका कोई सीधे लेना देना नहीं है। ये लोग कैसे भड़काते हैं? क्या लोभ होता है कि वो यहाँ आकर लड़ते हैं और हमारे सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं, आतंकवादी कार्रवाइयाँ करने आते हैं? मतलब एग्जैक्टली क्या है? ये तो दुनिया में कोई नहीं समझ रहा है। ये प्रॉब्लम अब जम्मू, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में या कश्मीर की नहीं रही है, ये वर्ल्ड लेवल की है। आतंकवाद मतलब ये वर्ल्ड इशू है, दुनिया भर में यही इशू है। अब आखिर मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं आखिर क्या चीज़ है जो किसी युवा को, अब छोड़ दीजिए, अब हमारे देशों में ये है। अगर हम अब यूरोप की भी बात करें, आखिर वहाँ पर कोई ये एसेस कर पाया कि क्या हुआ कि कोई अच्छी सेटअप में रहता है, उसके पास ज़िंदगी की हर एक ऐश आराम है, वो इतना कम पढ़ा लिखा या कम समझ भी नहीं है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, फिर भी वो निकलता है और आईसिस का आतंकवादी बन जाता है या बन जाता है। तो ये एक ग्लोबल इशू है। तो जो समझना मेरे ख्याल में अभी तक लोग या अभी तक जो थिंक टैंक्स है या जो ये हैं वो समझ नहीं पा रहे आखिर है क्या ये, इसको इसका इलाज क्या है। अभी आपने सुने अशरफ वानी के हिस्से के किस्से। ऐसे लोगों को हम आपके बीच लाते रहेंगे ताकि ऐसे लल्लन टॉप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आप तक सीधे अनएडिटेड, अनसेंसर्ड, डायरेक्ट पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर ये वीडियो देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और आपके बीच का राब्ता ऐसे ही बना रहे। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, ये है अशरफ वानी और ये है दी लल्लन टॉप .com का न्यूज़ रूम। शुक्रिया।